नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम बात करेंगे भाजपा के एक नए मॉडल की। पहले भाजपा जब चुनाव में आई तो उसने कहा कि हमारे पास गुजरात मॉडल है और गुजरात मॉडल पे बहुत सारी बात होती रही। अब मुझे लगता है कि भाजपा के पास महाराष्ट्र का एक मॉडल है। भाजपा अभी तक कहती रही कि डबल इंजन की सरकार बनाना है। सब जगह जहां भी बात हो रही है कि आप केंद्र में मोदी जी को जिताइए, राज्य में किसी और मुख्यमंत्री को जो भाजपा का हो। अभी महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार। ट्रिपल इंजन की सरकार का आशय यह है कि शिवसेना से जो धड़ा अलग हुआ है वो एक, दूसरा भाजपा और तीसरा एनसीपी से जो शरद पवार के भतीजे अलग हुए हैं, वो तीन लोग मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम ट्रिपल इंजन की सरकार चलाएंगे और बहुत अच्छी चलेगी। अब सवाल ये हो रहा है कि लगातार महाराष्ट्र में पिछले एक साल से जो कुछ तमाशा हो रहा है, पहले शिवसेना टूटी और शिवसेना से एक धड़ा अलग हुआ, अब एक साल बाद एनसीपी टूटी और एनसीपी से एक धड़ा अलग हुआ। इस पूरी कवायद में कल से लगातार जो भाजपा है उसकी सक्रियता अलग तरह से दिख रही है। अब चर्चा ये भी हो रही है कि बिहार में भी टूट फूट हो सकती है और ये सब के पीछे यदि कहीं कारण खोजा जाए तो दरअसल 2024 में जो चुनाव है, उस चुनाव में जो विपक्षी दल हैं उन्होंने पटना में जो सम्मेलन किया, भाजपा बार बार ये कह रही है कि हमको विपक्षी दलों के सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ फोटो सेशन था। पर कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर एक भय व्याप्त हुआ है कि यदि विपक्षी एक साथ लामबंद हुए तो ये वोट का जो बंटवारा होता था वो रुक जाएगा और भाजपा ने जितनी बड़ी जीत दर्ज की थी वो नहीं कर सकती। इसलिए भाजपा उन राज्यों में जहां कहीं भी टूट की संभावना है वो तलाश रही है। और अब उन्होंने, शरद पवार एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, उनके घर में टूट फूट की है। शिवसेना में पहले ही टूट फूट हो चुकी है। अब भाजपा किसी भी तरह से सत्ता में रहना चाहती है और उसके पास अब गुजरात से आगे का महाराष्ट्र मॉडल है। अब मगर सवाल ये है कि शरद पवार जो राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि कितने साल हो गए कि शरद पवार कहीं ना कहीं केंद्र में रहते हैं, वो शरद पवार अपने उम्र के 80 साल बाद भी बड़े ताकत से कह रहे हैं, जब उनकी पार्टी उनके भतीजे ने तोड़ दी, वो कह रहे हैं कि मैं फिर से पार्टी खड़ा करके दिखाऊंगा। और जो उन्होंने सतारा में एक रैली निकाली और गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु चौहान जी की समाधि पे गए और फिर से उन्होंने लोगों के बीच जाकर कहा कि मैं जो कुछ भी आज हो रहा है उसकी मुझे चिंता नहीं है। ये उस राजनीतिक कद्दावर शख्सियत की है जिसको कल एक बड़ा झटका मिला। 90 के दशक से आई फिल्म दिल वाले में अजय देवगन का एक डायलॉग शरद पवार पे सटीक बैठता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ की पानी कम था। दरअसल शरद पवार महाराष्ट्र के साथ ही देश की राजनीति में एक खास मुकाम रखते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन पवार पावर पर किसी को कभी शक नहीं रहा। कारपोरेट से लेकर कृषकों तक उनकी गहरी पट उनकी ताकत बढ़ाती रही है। कांग्रेस से अलग होने के बाद करीब 2 दशक पहले उन्होंने एनसीपी का गठन किया और कुशलतापूर्वक उसे राज्य की राजनीति के मुख्य धारा में बनाए रखा। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, शरद पवार कहते हैं कि मेरी पार्टी में ये टूट पहली बार नहीं हुई है, इसके पहले भी कुछ लोग मेरी पार्टी को छोड़ के गए, पर मैं जनता के बीच गया और आज भी सतारा में वो जनता के बीच गए हैं और वो कह रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तो हम बताएंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो विपक्षी एकता की बात थी महाराष्ट्र में उसकी हवा निकल गई, तो मुझे लगता है कि विपक्षी एकता में शरद पवार तो उस साथ जिस तरह से खड़े थे आज भी खड़े हैं। अगर नीतीश कुमार ने सारे दलों को लामबंद किया और ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए जो महाअघाड़ी की सरकार बनने वाली है या जो लोग एकता कर रहे हैं उसमें ये सेंध लगा है, तो शरद पवार ऐसे कद्दावर सुलझे हुए नेता हैं, उनको इस तरह झटका जो है उनके भतीजे अजीत पवार ने दिया। हम जानते हैं कि ये सत्ता हमेशा इस बात से रहती है कि सत्ता में जब भी कुछ घुसपैठ होती है या कोई भीतर घात होती है तो उसमें कोई ना कोई घर का आदमी शामिल होता है। और अजीत पवार जो है उनकी
राजनीति बहुत पहले से उनकी महत्वाकांक्षी बनी हुई थी। जब बीजेपी आई थी तो तब भी वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए चले गए थे, बाद में उनको वापस आना पड़ा एक बार। और ये तीसरी बार ऐसा है कि अजीत पवार जो है अब मुख्यमंत्री जाकर उप मुख्यमंत्री के पद को उन्होंने कल शपथ लिया है। तो एनसीपी के एक बड़े धड़े को तोड़ते हुए भाजपा शिवसेना शिंदे गुट की सरकार से वो जा मिले, उन्हें महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। आज लगातार वो भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके घर में बैठक कर रहे हैं, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, इधर शरद पवार रैली निकाल रहे हैं। तो उनके साथ जो लोग गए हैं बड़े नेता एनसीपी के, छगन भुजबल, वो जेल में भी थे, ईडी ने उन पर कार्रवाई की थी, उन्होंने मंत्री के रूप में कल शपथ ली। उसमें एनसीपी की ओर से प्रफुल्ल पटेल दिखे, जिनके बारे में ये कवायद लगाई जा रही है कि वो संभवतः केंद्रीय मंत्रिमंडल में जा सकते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक मंत्रिमंडल में रहे। तो छगन भुजबल समेत जो बाकी लोग गए, 9 मंत्रियों को कल शपथ दिलाई गई। और बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा इस समय महाराष्ट्र में चल रहा है। और महाराष्ट्र की इस पूरी राजनीति पे जो विपक्ष के नेता हैं वो भी नज़र रखें, और उनके भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अजीत पवार ने और कहा कि उन्हें एनसीपी के तौर पे महाराष्ट्र की सरकार को अपना समर्थन दिया, अगले चुनाव में वो एनसीपी नाम और एनसीपी चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरेंगे। पर शरद पवार से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि विधायकों का एक समूह टूटा है, बल्कि उनकी जो पार्टी है, उनके भतीजे जो दावा किया है वो कह रहे हैं कि मैं फिर से पार्टी खड़ा करके दिखाऊंगा। ये बताता है कि पवार जो हैं किस स्तर के खाटी राजनेता हैं और उनका खुद पर किस स्तर का विश्वास है। ये एक नेता के जो जन नेता होता है, ये उसके विश्वास की परीक्षा भी है कि उसकी पार्टी से अगर लोग टूट के जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं फिर से अपनी पार्टी को खड़ा करके दिखाऊंगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। अजीत पवार के बारे में लंबे समय से कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसकी अटकलें लगाई जा रही थी। हाल ही में शरद पवार ने जिस प्रफुल्ल पटेल को सुप्रिया सुले के साथ पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, वो भी अजीत पवार के साथ नजर आए। अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल को देखकर शरद पवार ने कहा, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने हमें धोखा दिया है, दोनों नेताओं पर कार्रवाई करूंगा। गौरतलब है कि प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के सबसे खास गिने जाते थे। शरद पवार ने उन्हें यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया था। उन पर भी ईडी का केस है, कह रहे हैं कि उनकी बिल्डिंग में ईडी का एक दफ्तर खुल गया है, लगातार ये बात भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि भाजपा की जो सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों का दबाव बनाकर, अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जनसभा को संबोधित करते हुए एनसीपी पे बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला की बात की थी उन्होंने, था कोऑपरेटिव घोटाला है, सिंचाई का घोटाला है और कई तरह के घोटाले हैं। और ये बात भी तय है कि अजीत पवार इसमें पहले भी फंस चुके हैं। अब चूंकि वो शरद पवार को छोड़ के गए हैं, पर शरद पवार ने अपना आत्मविश्वास जो है वो नहीं खोया है। इस दौरान एनसीपी पर किसकी पार्टी होगी या एनसीपी पे किसका कब्जा होगा, तो असली एनसीपी को लेकर भी बातचीत हो रही। पर जैसा मैंने कहा कि शरद पवार बार बार कह रहे हैं कि ये पार्टी मैंने बनाई और इस पार्टी को मैंने खड़ा किया है और मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और मैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा। और 2024 के चुनाव में हम बता देंगे कि एनसीपी या जो शरद पवार है जहां खड़े होते हैं, दरअसल पार्टी उनके साथ ही खड़ी दिखाई देती, क्योंकि एक नेता के नाम से पार्टी बनी है और ये उनके जीते जी हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाला साहब ठाकरे ने जो पार्टी बनाई थी शिवसेना, बाद में उनके भतीजे और उनके लड़के में लड़ाई हुई और बाद में जो उद्धव ठाकरे, उन्हीं की पार्टी से एक बड़ा धरा अलग होता है और वो अपनी दावेदारी करता है और उनको वाकई में शिवसेना असली दावेदारी की बात आती है। अब ये बात चल रही है पटना से, बिहार से जो सुशील मोदी हैं वो कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के पार्टी में भी भगदड़ मच गई है और लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ये बात बहुत प्रचारित की जा रही है कि राहुल गांधी को नेता मान लिया है, जबकि हम सब ने उस बैठक में देखा जो विपक्षी पार्टी हुई थी, वहां पर यह तय नहीं हुआ था कि राहुल गांधी पूरे दल के नेता होंगे।
पर यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को नेता मान लिया गया है और लालू प्रसाद यादव के लड़के को नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तेजस्वी को, इसलिए वहां भगदड़ मच रही। तो चारों तरफ से इस समय जो है ये कोशिश हो रही है कि जो विपक्षी एकता हुई थी उसको ये बताया जाए कि दरअसल ये विपक्षी एकता नहीं है, ये मोदी सरकार के खिलाफ जो एक गठबंधन बनाने के लिए जो कवायद हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ये सेंध लगाने की है। और ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र में जो हुआ है उससे ये बताने की कोशिश है कि ये कई जगह होगा। जो पार्टियां एक साथ आई थीं उन पार्टियों में टूट फूट होगी, कभी राहुल गांधी के नाम पे टूट फूट होगी, कभी नीतीश कुमार के नाम पे टूट फूट होगी। और भाजपा जिस तरह से ये कह भी रही है और बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही है कि 2024 का चुनाव तो मोदी जीत रहे हैं, वो विश्व के नेता हैं, पूरे उसमें विश्व में उनकी शाबाशी हो रही है। पर अगर ये सब शाबाशी हो रही है, जीत रहे हैं, तो अगर विपक्षी लामबंद हो रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं एक घबराहट क्यों है। शिवसेना के संजय राउत ने कहा है कि लोग लंबे समय तक ये खेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजभवन की एक तस्वीर के साथ उन्होंने ट्वीट किया है कि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति को साफ करने का बीड़ा उठा लिया है। शरद पवार ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ दिन पहले मोदी ने एनसीपी को खत्म हो चुकी पार्टी करार दिया था और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे साथी अब भाजपा के साथ हैं और सारे आरोपों से मुक्त हो गए हैं। दरअसल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा होता है तो भाजपा एक वॉशिंग पाउडर की तरह है, जब उसमें कोई लोग जाते हैं तो उनके पिछले पाप धुल जाते हैं। लगातार इस तरह के कमेंट्स विपक्ष के नेता दे रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं इसे महाराष्ट्र में सियासी नाटक कहा जा सकता है। पहले तो कांग्रेस और शिवसेना जैसे विपरीत विचारधारा की पार्टी एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में ये सरकार चलती है, लेकिन एक दिन शिवसेना का एक बड़ा धड़ा एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बगावत कर देता है। फिर ये पूरा ड्रामा गुजरात में होते हुए असम तक चलता है, रूठने मनाने का दौर चलता है। आखिर में एकनाथ शिंदे भाजपा के समर्थन पे सरकार बनाने का दावा करते हैं। उसके बाद वे शिवसेना पर भी अपने गुट का दावा ठोक देते हैं और उनके हक में फैसला दिया जाता है। यहाँ एक और मजेदार बात है कि शिवसेना की ओर से जो अलग हुए हैं एकनाथ, वो मुख्यमंत्री बनते हैं और जो मुख्यमंत्री थे पहले देवेंद्र फडणवीस, वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं। शिवसेना के बाद दूसरी प्रमुख पार्टी एनसीपी को भी लगभग उसी तरह से तोड़ दिया गया है। देश में एक नए तरह की राजनीति का सूत्रपात जो होते नजर आ रहा है, जिसका मैंने कहा कि गुजरात मॉडल के बाद अब महाराष्ट्र मॉडल है। दरअसल ये दांव इसलिए भी चल रहा है क्योंकि सभी पार्टियों में कोई ना कोई धड़ा होता है जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को वो स्थान नहीं मिलता जो उनके मन में पल रहा होता है। मौका मिलने पे इसी तरह के महत्वाकांक्षी दल पूरी पार्टी के लिए घातक साबित हो जाते हैं। हालांकि जानकार महाराष्ट्र में चल रहे उठापटक को राज्य के लिए बेहद संवेदनशील मान रहे हैं और इसमें अभी कुछ और मोड़ आने की संभावना जता रहे हैं। शरद पवार ने सतारा में समर्थकों को संबोधित करते हुए भी कहा सभी लोगों को आज एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जातिवादी राजनीति नहीं चलेगी। जाति और धर्म के नाम पर जो बांटा जा रहा है, धार्मिक विवाद भड़काया जा रहा है, हम महाराष्ट्र को मजबूत किए बिना नहीं रुकेंगे। तो ये कहीं जाति की बात हो रही, कहीं धर्म की बात हो रही, पर अंततः जो एजेंडा सेट हो रहा है वो हो रहा है 2024 के लिए। इसीलिए नेता भारतीय जनता पार्टी को इस टूट के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। अब चूंकि राजनीति में सब कुछ जायज है और सब तरह से चीजें चलती, कुछ लोग कह रहे हैं कि शरद पवार का जो पुत्री मोह है, जो सुप्रिया उनकी बेटी है, उसको उन्होंने आगे किया, इसलिए भतीजे को यह कदम उठाना पड़ा। भतीजे ने पहले भी यह कदम उठाया था पर शरद पवार ने उनको रोक लिया था। पर इस पूरे घटनाक्रम पे हम अभी लगातार देखेंगे कि जब 24 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा तो पार्टियों के भीतर टूट फूट होगी। भाजपा जो वोटों का ध्रुवीकरण होने जा रहा है, विपक्षी वोटों का, उसको रोकना चाहती है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि गुजरात मॉडल के बाद जो महाराष्ट्र मॉडल है वो हमको बिहार में दिखाई दे, वो अलग अलग राज्यों में दिखाई दे और वहाँ पर जो भी महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो नेता हैं, उनको तोड़ा जाए और ये बताया जाए कि चूंकि अगला चुनाव मोदी जी ही जीत रहे हैं और अगले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसलिए आपको जो सत्ता मिलने वाली है, जीत के घोड़े पे आप सवार हों, इसलिए आपको मोदी जी के साथ रहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि जो विपक्षी दल हैं, जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं,
वो अपने घर को कैसे संभालेंगे? उनके घर के भीतर टूट फूट होगी, क्योंकि शरद पवार जैसा अगर सुलझा हुआ नेता अपने भतीजे को नहीं रोक पा रहा है और वहाँ टूट फूट हुई है। जो बाला साहब ठाकरे की विरासत से उद्धव ठाकरे निकले थे, वो अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे, और महाराष्ट्र में जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ पर इस तरह की उठापटक हो रही है और वहाँ पे बार्गेनिंग का खेल चल रहा है, तोड़फोड़ का खेल चल रहा है और ट्रिपल इंजन की सरकार बताई जा रही है। तो बाकी राज्यों में क्या होगा ये सोचना होगा। आने वाला एक साल बहुत तरह के नए नए राजनीतिक समीकरण बनाएगा। बहुत सारे दल के जो भीतर गुट हैं वो गुट अलग भी हो सकते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि इनके बीच भीतर टूट हो। ये जो एकता नीतीश कुमार कर रहे हैं वो उनके घर में भी सेंध लगाना चाहती है, और कोई आश्चर्य नहीं कि बिहार में भी कुछ विधायक फूट जाएं, क्योंकि वो पहले भाजपा के साथ सरकार में रह चुके हैं और दोनों ने मिलकर, सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने लंबे समय तक सरकार चलाई है। अब नीतीश कुमार भी राजनीति के चतुर खिलाड़ी है, अब वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो बहुत बार ये भी संभव है कि अन्य राज्यों में भी इस तरह की कवायद हो। ये तय है कि जो बड़े राज्य हैं जहाँ से कि बड़े संख्या में सांसद आते हैं, उन राज्यों पे बीजेपी की नज़र है, और बीजेपी ये देख रही है कि उस राज्यों में के वोट को किस तरह बीजेपी की तरफ मोड़ा जाए, और ये जो विपक्षी एकता की बात है इसमें किस तरह से दरार डाली जाए। तो महाराष्ट्र का ड्रामा जारी है। देखते हैं कि शरद पवार जिस तरह की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने बूते पे पार्टी खड़ी करूंगा, तो एक मराठा छत्रप जो है फिर से एक बार 80 की उम्र के बाद अपने पे भरोसा कर रहा है, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा कर रहा है, जनता पे भरोसा कर रहा है, और इस बात की चिंता नहीं कर रहा है कि उनके अपने घर के भतीजे ने उनके घर में सेंध लगाई है, पर उनको लगता है कि उनको खुद पर भरोसा है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में शरद पवार इस जो विपक्षी एकता में जिस तरह से वो पटना में उपस्थित थे, वो इस एकता की कड़ी में कितने मजबूत साबित होते हैं। और जो ये भाजपा के लोग और भाजपा से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि ये विपक्षी एकता ढह गई है, ये अब देखो ये महाराष्ट्र में ये पहला कदम हुआ है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में विपक्षी किस तरह से लामबंद होते हैं, किस तरह अपने को एकजुट रखते हैं। नमस्कार।